हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th के विज्ञान के अध्याय 2 के बारे में, जो कि था अम्ल, क्षार एवं लवण। तो उसमें हमने देखा हमारे पिछले वीडियो में, अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा अम्ल, क्षार एवं लवण का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उसे पहले देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हमने उसमें देखा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनकी रासायनिक गुण क्या होती है, और अम्ल और क्षार को आखिर हम पहचानते कैसे हैं, सूचक के माध्यम से। तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे आयनीकरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में आयोनाइजेशंस कहते हैं, वो उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं आयनीकरण के बारे में। आयनीकरण को आपको पता करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि आयनीकरण को ही हम आयोनाइजेशंस भी कहते हैं। तो आयनीकरण होता क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो डिस्कवर किए थे, जो इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, वो उनका नाम था आर्हीनियस। ठीक है। तो जो आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस आयनीकरण कॉन्सेप्ट की खोज की थी। और इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था, इसके अनुसार उन्होंने अम्ल और क्षार में एक प्रकार से अंतर पैदा किया। कैसे? कि हम अम्ल उसे कहते थे, अम्ल किसे कहा जाता था कि जो जल में घुलकर H+ आयन दे। तो फ्रेंड्स, अम्ल हमने किसको कहा? आर्हीनियस के अनुसार क्या कहा गया कि जो पदार्थ जल में घुलकर क्या करता हो, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता हो, उसे क्या कहा गया? अम्ल। ठीक है। तो जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जैसे हमने क्या, HCl, हम जानते हैं HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, H2O, जिसको मैं जल कह रहा हूँ, ठीक है, जल में अगर हम घोल रहे हैं, तो जल में HCl को घोलने पर ये H+ आयन देता है। आप देख सकते हो, ये 2 भागों में टूटेगा, H+ और Cl-। तो ये H+ आयन देने के कारण ही हम इसको क्या कह सकते हैं? अम्ल कह सकते हैं। उसी तरह से जो दूसरा नंबर, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे हम देख सकते हैं कि H2SO4, जिसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम दिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को भी यदि हम क्या करते हैं, H2O में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो H2O में डिज़ोल्व करने पर, घोलने पर क्या होता है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ देख सकते हो आप, 2H+ और SO4-। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ भी H+ मिला, जबकि हमको यहाँ भी H+ मिला। तो आर्हीनियस के अनुसार क्या होता है, हम उसे ही हम अम्ल कहेंगे जो जल में घुल के क्या कर दे, H+ आयन हमें क्या कर देता हो, दे देता हो। आप एक और एग्जांपल यदि आप देखना चाहें, तो इसको हम HNO3, हमने इसको नाइट्रिक अम्ल का नाम दिया था, नाइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, इसमें भी, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी जब आप पानी में या H2O में डिज़ोल्व करते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि ये भी क्या हो जाता है, H+ और NO3- 2 भागों में टूट जाता है। तो बार बार आप देख सकते हो कि जो H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, आपको ये याद रखना होगा, प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो जो भी जल में घुलकर हमें प्रोटॉन आयन देता हो या H+ आयन देता हो, उसे ही हम क्या कह देते हैं, अम्ल। ठीक है। तो आयनीकरण का कॉन्सेप्ट ही ये है कि पानी में घुलकर चीज़ों का क्या होना, आयनित होना, 2 भागों में आयनित होना, मतलब 2 आयन्स प्राप्त होना। तो आप देख सकते हैं, एक धन आयन, दूसरा ऋण आयन। तो आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक ने आयनीकरण के कॉन्सेप्ट के आधार पे अम्ल और क्षार को समझाया था, जिसमें ये अम्ल है था। अब तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि अम्ल क्या होता था, जल में घुलकर H+ आयन देता था, वैसे ही क्षार को यदि हम देखें, तो क्षार का डेफिनेशन क्या बनता है आयनीकरण के अनुसार, कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता हो, ठीक है ना। जो पदार्थ क्या होगा, जल में घुलकर OH- आयन प्राप्त देगा, वो, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कह देते हैं। तो OH- आयन देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार, या फिर इंग्लिश में हमने इसको बेस कहा था। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं चूना भी कहता हूँ, इसको अगर मान लीजिए मैं
H2O में पानी में जल में क्या करता हूँ, घोलता हूँ, तो मुझे OH माइनस आयन मिलना चाहिए। तो इसी तरह से ये आप देख सकते हो कि कैल्शियम 2+ और OH -2, इस तरह से हमको OH माइनस प्राप्त हुआ। और OH माइनस जो भी पदार्थ देगा पानी में टूटकर, घुलकर या आयनित होकर, उसे हम क्षार कहेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है आपका प्रति अम्ल, हम इसको हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सेम इसको भी यदि हमने क्या किया, H2O के साथ घोला, पानी के साथ घोला, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ और OH 2-। इस तरह से ये भी क्या हुआ, OH माइनस आयन दिया, इसका मतलब ये भी क्या है आपका क्षार। उसी तरह से अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी H2O में घोलने पर K+ और OH माइनस आयन मिलता है। तो इस तरह से आयनीकरण के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये भी एग्जाम्पल देखने को मिल गया हमको। अम्ल में H+ आयन मिलता था जल में घुलकर, जबकि इसमें OH माइनस आयन देख सकते हो आप, OH माइनस OH माइनस OH माइनस। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, क्षार होता है। तो आयनीकरण के कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल और क्षार का जो खोज किए थे, अम्ल और क्षार का, तो वो कॉन्सेप्ट कौन खोज किए थे, आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने खोज किए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आयनीकरण होता क्या है। तो आयनीकरण का भी डेफिनेशन आपको याद रखना होगा कि जो कोई भी पदार्थ पानी में घुलकर 2 आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी आयनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आ सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इस तरह से 1 से 14 तक के अंक होते हैं इस स्केल में। ये हमारा एक pH स्केल एक नॉर्मली हम बना रहे हैं, जिसमें जो 7 का जो डिजिट होता है, 7 होता है, ये उदासीन वाले पॉइंट को शो करता है, ये उदासीन वाले पॉइंट को शो करता है। इसी तरह से इस तरह के जितने भी इस तरफ का एरिया होता है, इस तरफ का जो एरिया होता है आपका, ये क्या कहलाता है, ये अम्लीय या अम्ल को डिनोट शो करता है। और जो 7 से ज़्यादा वाला होता है हिस्सा, ठीक है ना, जिसको हम क्षार से शो करते हैं। तो ये एक प्रकार का एक स्केल है जिसको हम pH स्केल का नाम भी दे देते हैं, pH स्केल है एक। ठीक है, तो इस pH स्केल से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जिसका pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, दरअसल वो क्या होता है, अम्ल होता है। और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। और जिसका pH मान बिल्कुल करेक्ट 7 होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो उदासीन होता है। इसका मतलब अगर आपने सुना हो कि जल के बारे में सुना हो, तो H2O का जो pH मान होता है वो बिल्कुल क्या होता है, 7 होता है। इसीलिए जो जल होता है ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। हम कह सकते हैं कि जो जल है वो उदासीन है, जबकि जितने भी हमने आपको बताया अम्ल के बारे में, जैसे सिट्रिक एसिड है या फिर नींबू है, संतरा है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उनका आप pH निकालोगे तो उनका सभी का pH क्या होता है, 7 से कम निकलता है। जबकि आप चूने का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने प्रति अम्ल कहा था, या सोडा वगैरह, खाने का सोडा, इन सब का चेक करोगे तो 7 से ज़्यादा आएगा। तो कभी भी आप याद रखिए pH स्केल क्या है, तो जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ के pH की गणना करते हैं, उस स्केल को हम pH स्केल का नाम देते हैं। उसका पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इस स्केल में 1 से 14 तक के अंक होते हैं, जिसमें 1 से 7 तक के मान वाले पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं, जबकि 7 से अधिक वाले मान को हम क्षार कहते हैं। और जिसका मान 7 होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। तो इस तरह से हमें अम्ल और क्षार की जानकारी करने के लिए हमें एक स्केल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम pH स्केल हमने कहा। इसकी खोज किसने की थी, सोलेंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कई बार ये 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कई बार, तो आप इससे भी थोड़ा सा परिचित रहिए, pH की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ पदार्थ और उसके pH के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कुछ पदार्थ और उसमें का pH मान कितना होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो लार होता है, हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है, उसका जो pH मान होता है वो लगभग 5.5 के आसपास होता है। उसी तरह जब आप जल के अणु का pH मान देखोगे तो वो बिल्कुल 7.0 आप बोल सकते हो, ये इतना होता है। जबकि
रक्त या फिर जिसको हम ब्लड कहते हैं, तो जो ब्लड का पीएच वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 7.4 के समथिंग। और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आप निकालना चाहो तो ये लगभग 3.3 के आसपास आता है। और खेत की जो अनुकूल मिट्टी होती है, जो उपजाऊ क्षमता जिसकी अच्छी होती है, उस मिट्टी का जो मान होता है वो 5 to 8 के आसपास होता है। और जो लास्टली अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का प्रबल क्षार होता है, तो इसका हम 14 बोल सकते हैं। तो ये सभी कुछ कॉमन जो यूज़ होने वाला जो वैल्यू है, पीएच मान है, उसके बारे में था। तो इस तरह से आप जानते हो कि 7 से कम, ठीक है ना, 7 के बराबर हुआ तो उदासीन, ठीक है, 7 से कम तो क्या होगा वो अम्ल, और 7 से ज़्यादा तो क्या होगा वो क्षार। तो ये हमको मालूम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका मान 7 से कम है तो ये क्या होगा, आपका अम्ल होगा, ठीक है। जो हमारा जो लार होता है, सलाइवा होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है, जबकि ये क्या होता है, ना तो अम्ल ना तो क्षार, इसे हम क्या करेंगे, उदासीन कह देंगे। उसी तरह से जो रक्त होता है वो क्या होगा, क्षार होगा, क्योंकि इसका वैल्यू आप देख सकते हो 7 से अधिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ये अम्ल है। उसी तरह से ये ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, दोनों के बीच का एक स्पेस है। और NaOH का क्षार है तो इसको हम क्षार ही कहेंगे, क्योंकि इसका मान क्या है, 7 से ज़्यादा है। तो इस तरह से कुछ यूज़फुल पदार्थ है जिसका क्या होता है, पीएच आपको याद होना चाहिए। खास तौर पे लार का, H2O का, इन तीनों का कम से कम आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ताकि ये जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से पीएच का हमने अध्ययन किया कि पीएच होता क्या है, खोज किसने की, क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पीएच का यूज़ क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हम कौन कौन से हमारे लाइफ में यूज़फुल होता है पीएच, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि पीएच का कौन कौन सा जैविक महत्व होता है उसके बारे में। तो कम से कम 4 आपको महत्व पता होना ही चाहिए कि पीएच का क्या क्या यूज़ है, कौन सा महत्व है। तो सबसे पहला है, जो पहला यूज़ है वो है आपका पाचन के प्रोसेस में, ठीक है, पाचन या डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया में पीएच का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे पेट में जो हमारा स्टोमक होता है उसका जो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण होता है। तो हम जानते हैं कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के कारण वही एसिड क्या करता है, हमारे द्वारा का जो जिन भोजन पदार्थों का हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन भोज्य पदार्थों को पचाने में जो मदद करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। तो पाचन की प्रक्रिया में पीएच का इम्पोर्टेंस बहुत ही होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पेट के अंदर जो अम्ल है उसका पीएच बहुत अधिक होता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को का पाचन करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो ये पहला यूज़ था। उसी तरह से खेतों में हम यूज़ करते हैं कुछ पीएच का कैसे यूज़ होता है खेतों में, ये याद रखिए। खेतों में अब देखते हो कि फसलों पर क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े लगने का कारण होता है कि फसल में आप देखने को मिलता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता का मान जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अम्ल खट्टे अम्लता बढ़ जाती है खेतों में, तो खेतों में क्या हो जाते हैं, जो फसल होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इन कीड़ों को दूर करने के लिए आपको उसकी अम्लता दूर करनी होती है। तो अम्लता दूर करने के लिए हम जिस यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। तो जैसे ही यूरिया जो एक क्षार है वो अम्ल से, फसल के अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो वो उसको उदासीन कर देता है, जिसके कारण कीड़े वगैरह क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो फसल होता है वो आपका वो अम्लीय से अब क्या हो, अम्लीय नहीं रहता जैसे ही आप उसमें क्षार डाल देते हो। तो खेतों में भी पीएच कंट्रोल रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह से दांतों की सुरक्षा, तो आप जानते हो कि जैसे रातों को यदि आप सोते हो मान लीजिए, तो रातों में हमारे दांतों पर अम्लीयता बढ़ जाती है, दांतों पर एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अम्लीयता बढ़ने का मतलब ही है कि दांतों में क्या लग जाना, कीड़ों का लग जाना, जिससे हमें दांत खराब हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम सुबह उठकर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। जो टूथपेस्ट वगैरह आपका होता है वो दरअसल एक प्रकार का क्षार ही होता है। तो जैसे ही टूथपेस्ट के क्षार क्या होते हैं, दांतों के अम्ल से क्रिया करते हैं, वो उदासीन हो जाती है, जिसके कारण हमारे दांतों की सुरक्षा आराम से की जा सकती है। उसी तरह से कुछ होता है पौधों की सुरक्षा। तो जैसे वही सेम की कहानी खेती वाली, तो ये सेम टू सेम वैसे ही होता है कि पौधों में भी जब अम्लीयता का मान बढ़ जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, जिससे पौधे
पौधे को नुकसान होने लग जाता है। तो इसी अम्लीयता को दूर करने के लिए हम पौधों में कुछ क्षार या ज़्यादा हो सके तो पोटास या फिर आपका यूरिया जो होता है वो सब हम डाल देते हैं, तो अम्लीयता दूर हो जाती है, जिससे पौधों की सुरक्षा हो जाती है। तो इस तरह से हम पीएच का वैसे तो कई सारा महत्व और भी दिया गया है बुक में, लेकिन स्पेशली ये 4 महत्व जो हमारे डेली लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो इस तरह से ये पीएच का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है 10th के बेस ऑफ व्यू से। तो इस नाम से आप थोड़ा सा अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही जल्दी से ये समझ आ जाए और रिवीजन करने में आपको काफ़ी सहूलियत हो। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा लवण। लवण जिसको हम इंग्लिश में सॉल्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, वही सॉल्ट है जिसको हम नमक भी कहते हैं। दरअसल ये भी एक प्रकार का सॉल्ट या लवण ही है, ठीक है। तो लवण आखिर होता क्या है? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि हमने जब अम्ल और क्षार को रिएक्ट कराया था, आप इस वीडियो में आगे आपने देखा होगा कि जब हमने अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया था तो लवण प्राप्त हुआ था। तो इसी तरह से लवण होते क्या हैं? तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उसके पश्चात लवण का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में जल के अणु भी बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो जैसे हमने एक, पहले तो इसको नॉर्मली आप लिख सकते हो कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण और पानी। कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। हम अब इसको समझते हैं। अम्ल में हमने लिया HCl और क्षार में हमने लिया NaOH। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जब हम मिलाते हैं तो NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड या फिर हम नमक के नाम से भी जानते हैं, और H2O बनता है। तो इस प्रकार से लवण होता क्या है? तो सिंपल सा प्रोसेस है आपका कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का निर्माण होता है। और लवण क्या होते हैं? एक प्रकार से उदासीन होता है ये, ठीक है। ये इसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे ही उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानना होगा इसके बारे में। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है हमारे बारे में। कुछ लवण के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, तो जानना चाहिए आपको। तो जैसे यहाँ हमने बता ही दिया, सबसे पहले तो NaCl एक लवण होता है। उसी तरह से जो दूसरा लवण होता है वो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, आप लिखते भी जाइए हिंदी में, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसको। वैसे ही CH3COONA, इसको हम सोडियम एसीटेट के नाम से जानते हैं, सोडियम एसीटेट। उसी तरह से अगर हम यहाँ CH3COONH3 लगा दें तो ये अमोनियम एसीटेट हो जाता है, ठीक है। NH4 और इसी तरह से एक होता है आपका कॉपर सल्फेट। तो ये कुछ लवण है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि सभी लवण हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, और ये होता है आपका कॉपर सल्फेट। तो इस प्रकार से ये कुछ लवण हैं जो पता होना चाहिए आपको। तो लवण यही है, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बन गया? लवण और जल का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका अम्लीय वर्षा। तो फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है हमारा अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा, जिसको हम इंग्लिश में एसिड रेन के नाम से जानते हैं। एसिड रेन के नाम से जानते हैं। आखिर ये एसिड रेन होता क्या है? तो असल में कोई एसिड से भरा कोई वर्षा नहीं होती, कोई एसिड का रेन नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि कभी भी कोई एसिड ऊपर से गिरता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल ये है कि जो जल, जब बारिश होती है तो जो जल गिरती है उस जल का जो pH होता है, हम जानते ही हैं कि जो वर्षा के जल का, अगर हम जानते हैं वर्षा के जल का जो pH होता है वो बिल्कुल 7 ही होता है। 7 का मतलब ना तो वो अम्ल होता है और ना ही वो क्या होता है क्षार, वो क्या होता है आपका उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही अब हम जानते हैं कि पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैक्ट्रियों से, मोटर गाड़ियों से धुआं आता है, तो उस दौरान कई सारी गैसें भी निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो ये सभी गैसों से जब ये जो वर्षा से गिरने वाले जल हैं, ठीक है, वर्षा का जल क्या होता है, जब इन गैसों से अभिक्रिया करता है तो उसमें उसका जो pH मान जो 7 है वो क्या हो जाता है, 7 से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं कह सकते, 7 से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमने जानते ही हैं हम कि pH मान 7 से कम होने का मतलब है कि क्या होना, उसका अम्ल में परिवर्तन हो जाना। तो हम जैसे अगर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो H2O है जिसको हम वर्षा
का जल कह सकते हैं, जिसका pH बिल्कुल 7 है, ये जैसे ही गिरते समय इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो ये क्या बन जाता है आपका H2CO3। और H2CO3 बनने के कारण इसका ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अम्ल बन जाता है, जिसका pH मान क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। तो आप जानते हो कि 7 से कम होने के कारण ये एक प्रकार से क्या हुआ, अम्ल ही बन गया। तो ऊपर से गिरते समय वो पानी जल शुद्ध ना होकर pH बिल्कुल उदासीन ना होकर अम्ल जैसा बन जाता है। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल, इसी तरह से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है वो जब H2O के संपर्क में, जल के संपर्क में आती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और उसी प्रकार से जब NO2 भी H2O के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाता है, HNO3 बन जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो HNO3। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना, सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि हमने इसको क्या कहा था, नाइट्रिक अम्ल कहा था। तो इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है कि जो भी वर्षा का जल है वो वर्षा का जल जब बारिश के तौर पे गिर रहा है उतने समय तो वो उदासीन है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आते आते उसमें क्या हो जाती है, कुछ हानिकारक गैसें क्या हो जाती है, उससे अभिक्रिया कर लेती हैं, तो उस वर्षा के जल का परिवर्तन कुछ अम्लों के रूप में हो जाता है। और हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान हमेशा ही क्या होता है, 7 से कम होता है। तो इस तरह से अब वो जो वर्षा का जल है वो अम्ल बन चुका है, इसीलिए एक प्रकार से उस वर्षा को हमने क्या कह दिया, अम्लीय वर्षा का नाम दे दिया। इसका एक बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है देखने को मिलता है वो हमारे आगरा के ताजमहल को देखकर पता चलता है कि आगरा का ताजमहल दिन प्रतिदिन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बिल्कुल संगमरमर का जो सफ़ेद रंग था वो धीरे धीरे पीले रंग का होता जा रहा है। कारण है कि उसमें जो अम्लीय वर्षा हो रही है उससे वो अभिक्रिया करके उसका रंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, तो यही आपका अम्लीय वर्षा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हम 10th का बाकी कई सारा वीडियो और भी है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में, आप जाइए उसे भी देख के रिवीजन कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी विज्ञान अच्छे से समझ आए और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ, ताकि आप आगे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक